हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। ये वीडियो क्लास 8 के स्टूडेंट्स के लिए है। स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को आपकी पुस्तक मधु कलश का पाठ 6 और 7 जो है वह दोनों मैं आप लोगों को इस वीडियो में करवाऊंगी। क्या है? देश से दूर। विदेश में बसे होने पर भी भारतवासी अपनी मिट्टी से जुड़े रहते हैं। अपनी अगली पीढ़ी को वे भारत की संस्कृति और जीवन मूल्यों से परिचित कराना चाहते हैं। पश्चिमी सभ्यता के अकेलेपन और भारतीय संस्कृति के अपनेपन और मेल जोल की भावना का इस कहानी में सुंदर चित्रण किया गया है। क्या है? तालियों की गड़गड़ाहट से हॉल गूंज रहा था। विश्वविद्यालय के श्रेष्ठ विद्वान प्रोफेसर मंच पर जाकर पुरस्कार ग्रहण कर रहे थे। यह वर्जीनिया टेक विश्वविद्यालय में प्रत्येक 10 वर्ष बाद होने वाले विशिष्ट पुरस्कार समारोह का दृश्य था, जिसमें पिछले 10 वर्षों में किए विशिष्ट कार्यों के लिए वहां कार्यकर्ता शिक्षकों का सम्मान किया करता था। इस समारोह की एक अन्यतम विशेषता यह थी कि पुरस्कार प्राप्तकर्ता को उसके नाम का पता मंच पर घोषणा के बाद पता चलता था। यहाँ कार्यकर्ता प्रत्येक प्रोफेसर का दिल इस समारोह के दौरान अनजानी प्रतीक्षा से धड़कता रहता था। मैं इस विश्वविद्यालय में पिछले 15 वर्षों से गणित पढ़ा रहा था तथा इसी प्रतीक्षा के साथ मैं भी इस समारोह में उपस्थित हुआ था। इस विश्वविद्यालय का एक एक प्रोफेसर परिश्रमी, ईमानदार तथा विश्व प्रसिद्ध विद्वान था। तभी मंच से जिस नाम की घोषणा हुई उसे सुनकर मुझे विश्वास नहीं हुआ। मुझे लगा कि मैं स्वप्न देख रहा हूँ, मतलब दिन में सपना देख रहा हूँ। यह तो मेरा ही नाम था, प्रोफेसर समीर मिश्रा, भारतीय। कुछ पल मैं कुर्सी से जड़वत बैठा ही रहा, लेकिन फिर मंच से आगने की घोषणा सुनने लगा। प्रोफेसर मिश्रा इस विश्वविद्यालय में गणित के श्रेष्ठ विद्वान थे। इन्होंने अपने शोध से दुनिया को गणित के कई नए सिद्धांत दिए हैं, लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि यह पुरस्कार इन्हें गणित के लिए नहीं बल्कि इनके हिंदी में लिखे श्रेष्ठ अद्भुत काव्य संग्रह भोर होने तक के लिए दिया गया है, क्योंकि इस समय अमेरिकी समाज में यह सबसे अधिक पढ़ा और पसंद किए जाने वाला काव्य संग्रह है। गणित पढ़ाते हुए भी इन्होंने अमेरिका में हिंदी के प्रचार प्रसार का कार्य किया तथा कई छात्रों तथा नागरिकों को हिंदी का निःशुल्क शिक्षण भी दिया। हिंदी साहित्य में पाठनीय सामग्री का भंडार है। यह शब्द सुनकर भी मैं प्रतिक्रिया शून्य था। तभी मेरे मित्र ने मुझे सचेत कर कहा, प्रोफेसर मिश्रा, बधाई, जाइए, मंच पर आपकी प्रतीक्षा हो रही है। मैं मंत्रमुग्ध हो उठा, पुरस्कार ग्रहण किया, असंख्य बधाइयों को ग्रहण किया। इस अभूतपूर्व अवसर पर एक व्यक्ति की आवाज़ और स्मृति मेरे अतीत को कुरेद रही थी। वे थे मेरे दादाजी। खाली दादाजी ही नहीं कहना चाहिए दुनिया के सबसे उपेक्षित व्यक्ति मेरे दादाजी भारत में वाराणसी हिंदी विश्वविद्यालय में हिंदी के प्रोफेसर थे। अपने समय में मेरे पिता उनके इकलौते पुत्र थे। मेरे पिताजी के जन्म के बाद दादी चल बसी। दादाजी पिता के माँ बाप दोनों बनकर दुनिया भूल गए। पापा भी होनहार थे। रुड़की विश्वविद्यालय से इंजीनियरिंग में टॉप कर जॉब करने अमेरिका आए और यहीं बस गए। मैं दादाजी को भारत में अकेला कैसे छोड़ सकता था, इसलिए उन्हें भी अमेरिका बुला लिया गया। दादाजी परदेश नहीं आना चाहते थे, लेकिन वे मेरे पिता के स्नेहिल अनुरोध को नहीं ठुकरा पाए।
एक बूढ़ा वृक्ष अपनी जमीन छोड़कर विदेशी गमले में जड़ जमाने की कोशिश करने लगा था। कुछ समय बाद वही भारतीय परिवार की एक लड़की के साथ मेरे पिताजी ने दादाजी की पसंद से विवाह कर लिया। विवाह के बाद दादाजी और पिता ने अनुभव कर लिया था कि मेरी माँ ने पिता का पद देखकर विवाह किया था। उन्हें हिंदी और हिंदुस्तानी लोग दोनों के प्रति प्रेम न था। वे भारतीय मूल्य तथा संस्कृति से नफरत करती थी, लेकिन भारतीय मूल्यों को मानने वाले दादाजी और पापा परिवार की शांति के लिए उनके साथ सामंजस्य बिठाने की पूरी कोशिश करते थे। फिर मेरा जन्म हुआ। बड़े होने पर मैंने जाना था कि माँ से अधिक बचपन में मुझे दादाजी की गोद मिली। 3-4 साल का होने पर मैं दादाजी को घर में सबसे अधिक अपना करीबी समझने लगा था। अब मुझ में घर का वातावरण समझने की भी थोड़ी समझ थी। हमारे घर में हिंदी बोलने पर सख्त प्रतिबंध था। खासकर मेरे सामने पापा और दादाजी को हिंदी में बात करने की सख्त मनाही थी। मैं दादाजी की आंखों की खामोशी और बेचैनी को महसूस कर सकता था। कभी कभी मुझे गोद में पकड़कर उनके चुपचाप बहने वाले आंसू मुझे उनकी अनकही व्यथा का एहसास करा देते थे। जब माँ मुझे जितना हिंदी, हिंदुस्तान और दादाजी से दूर करने का प्रयत्न करती, मैं उतना ही दादाजी के करीब आता गया। हिंदी सीखता रहा और हिंदुस्तान को जानता रहा। माँ के घर न होने पर हमारा घर 3 हिंदुस्तानी प्राणियों का घर बन जाता। लगता कि हम तीनों की अंतरात्मा का मिलन हो रहा है। एक बार नासमझी के कारण मैंने माँ को इस हिंदी, हिंदुस्तान और आत्मीय मिलन के आनंद को बता दिया तो घर पर क्या कोहराम मचा था। माँ कह रही थी कि पापा और दादाजी मुझे भी जाहिल, गंवार और फूहड़ बना देना चाहते हैं। 15 दिन हमारे घर में कर्फ्यू जैसी खामोशी छाई रही। कभी कभी फॉर्मल से अंग्रेजी संवाद सुनाई देते थे। तब मैं सोचता था कि मेरे पापा माँ का विरोध क्यों नहीं करते, लेकिन अब समझ पाता हूँ कि परिवार की एकता और शांति के लिए उन्होंने सदा चुप्पी धारण कर ली थी। मैं दादाजी के और करीब होता गया, हिंदी सीखता गया, रामायण, महाभारत, पुराण की कहानियाँ और साथ में साइंस, गणित का कठिन अभ्यास। दादाजी ने सानिध्य ने मेरी पढ़ाई को मेरा शौक बना दिया। मैं अपने विद्यालय का सबसे होनहार विद्यार्थी था, जिसका श्रेय माँ स्वयं को देती थी, लेकिन मैं जानता था कि इसके पीछे सिर्फ दादाजी का परिश्रम है। दादाजी के कारण ही हिंदी कविता, कहानी लेखन में भी मेरी रुचि बनी हुई थी। मैंने माँ की अनुपस्थिति में हिंदी साहित्य के अपरंपार भंडार से कई चुनिंदा कृतियों को पढ़ लिया था। मैंने दादाजी के साथ मिलकर प्रण किया था कि मैं भविष्य में जो भी बनूं, पर अपने देश की भाषा के प्रसार प्रचार में अवश्य संलग्न रहूँगा। दादाजी ने सानिध्य और हिंदी की रुचि ने मुझे युवा व्यवस्था में अमेरिकी समाज की कई आम बुराइयों से भी बचाया था, लेकिन वक्त बड़ा बेरहम निकला। अमेरिका की प्रसिद्ध यूनिवर्सिटी वर्जीनिया टेक में मेरी गणित प्रोफेसर के रूप में नियुक्ति को 1 वर्ष हो गया था। मैं धीरे धीरे अपने साथियों और छात्रों को गणित की शिक्षा के अतिरिक्त हिंदी साहित्य की खूबियों से परिचित करा। अपनी मातृभाषा के प्रचार के दादाजी के स्वप्नों को यथार्थ को जमा पहचाने का प्रयत्न करता रहा कि अचानक मृत्यु ने दादाजी को मुझसे छीन लिया। उस समय भी दादाजी की आत्मा के अजर अमर रहने के सिद्धांत से मैंने स्वयं को संभाला था।
हमारे घर में दादाजी के न होने से स्नेह की सबको बांधे रहने वाली डोर टूट चुकी थी। अब अपने अपने कमरों तक सीमित औपचारिक संवाद करने वाले 3 प्राणी थे। बस माँ की अनुपस्थिति में कभी कभी मैं और पापा चोरी चुपके अपने अतीत के हिंदुस्तानी वातावरण को पुनर्जीवित करने की कोशिश कर लेते थे। दादाजी की मृत्यु के बाद गणित को परिश्रम पूर्वक पढ़ाने के साथ ही मेरा अंतर्मुखी रचनाकार व्यक्तित्व मुखर हो उठा। मैं हिंदी में रचना करने लगा तथा हिंदी भाषा के प्रसार का तन मन धन से प्रयत्न करने लगा। परिणाम आज आपके सामने है। तभी मेरे साथ खड़े सभी साथी प्रोफेसर ने जैसे मुझे नींद से जगाया। बोले, अरे मिश्रा, कहाँ खो गए? मैंने पुरस्कार में मिली ट्रॉफी को अपने हाथ में जोर से पकड़ लिया, मानो वही मेरे दादाजी की आत्मा का रूप था जो अब हमेशा मेरे पास रहेगा। ये है आपकी कहानी देश से दूर, जो कि हमें यह बताता है कि हम कितना भी अपने देश से दूर क्यों ना हो जाएं, परंतु जो है हमारे अंदर, हमारे मन में जो है हमारे देश के प्रति जो हमारी भावना है वह कभी भी कम नहीं हो सकती। स्टूडेंट, मैंने आपसे वीडियो के स्टार्टिंग में ही कहा था कि आज हम इस वीडियो में आपकी पुस्तक के 2 पाठ पढ़ेंगे, छठा पाठ और 7वां पाठ। छठा जो है देश से दूर और 7वां है सुभाष चंद्र बोस का पत्र। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं सुभाष चंद्र बोस का पत्र। प्रस्तुत पत्र नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने मांडले जेल, वर्मा से श्री NC केलकर के नाम लिखा था। अंग्रेजी सरकार ने इसे शासन विरोधी समझा और सेंसर द्वारा रुकवा दिया था। क्या लिखा था उन्होंने? प्रिय श्री केलकर, मैं पिछले कुछ महीनों से आपको लिखने की सोचता रहता हूँ, जिसका कारण केवल यह है कि मैं आप तक एक ऐसी जानकारी पहुँचाना चाहता हूँ जिसमें आपको दिलचस्पी होगी। मैं नहीं जानता कि आपको मालूम है या नहीं कि मैं यहाँ गत जनवरी से कारावास में हूँ। जब बरहमपुर जेल यानी बंगाल में मुझे मांडले जेल के लिए स्थानांतरण का आदेश मिला था, तब मुझे यह स्मरण नहीं आया था कि लोकमान्य तिलक ने अपने कारावास काल का अधिकांश भाग मांडले जेल में गुजारा था। यहाँ आने पर मुझे पता चला कि 4 दीवारी में यहाँ के बहुत ही निशान कर देने वाले वातावरण में स्वर्गीय लोकमान्य ने अपने सुप्रसिद्ध गीता रहस्य ग्रंथ की रचना की है, जिसने मेरी नर्म राय में उन्हें शंकर और रामानुजन जैसे भाष्यकारों की श्रेणी में उपस्थित कर दिया है। जिस वार्ड में लोकमान्य रहते थे वह आज तक सुरक्षित है, यद्यपि उसमें फेरबदल किया गया है और बड़ा बनाया गया है, हमारे अपने वार्ड की तरह। वहाँ की लकड़ी के तख्तों से जो है उसे बनाया गया है, जिसमें गर्मी में लू और धूप से, वर्षा में पानी से, शीत ऋतु में सर्दी से तथा सभी ऋतुओं में धूल भरी हवाओं से बचाव नहीं हो पाता। मेरे यहाँ पहुँचने के कुछ ही क्षण बाद मुझे उस वार्ड का परिचय दिया गया। मुझे यह बात अच्छी नहीं लग रही थी कि मुझे भारत से निष्कासित कर दिया गया था, लेकिन मैंने भगवान को धन्यवाद दिया कि मांडले में अपनी मातृभूमि और स्वदेश से अनुपस्थिति के बावजूद मुझे पवित्र स्मृति, राहत और प्रेरणा देगी। ऐसी अन्य जेलों की जगह यह जेल भी कुरूप, नीरस और अरुचिकर है, लेकिन मेरे लिए यह एक ऐसा तीर्थ स्थान है जहां भारत का एक महानतम
सपूत लगातार 6 वर्ष तक रहा था। हम सभी जानते हैं कि लोकमान्य ने कारावास में 6 वर्ष बिताए, लेकिन मुझे विश्वास है कि बहुत कम लोगों को यह पता होगा कि उस अवधि में उन्हें किस हद तक शारीरिक और मानसिक कष्टों से गुजरना पड़ा था। वे यहाँ एकदम अकेले और उन्हें किसी बंदी से मिलने जुलने नहीं दिया जाता था। उनको सांत्वना देने वाली एकमात्र वस्तु किताबें थीं। यहाँ रहते हुए उन्हें 2 या 3 भेंटों से अधिक का मौका भी नहीं मिला। ये भेंटें भी पुलिस और जेल अधिकारियों की उपस्थिति में हुई होगी, जिससे वे कभी भी खुलकर बात नहीं कर पाए होंगे। उन तक कोई भी अखबार नहीं पहुंचने दिया जाता था। उनकी ऐसी प्रतिष्ठा और स्थिति वाले नेता को गहरी दुनिया के घटनाक्रमों से एकदम अलग कर देना एक तरह का कष्ट ही है, और इस कष्ट को जिसने भुगता है वही जान सकता है। उनके शारीरिक कष्ट के बारे में जितना कहा जाए बेहतर होगा। आज के राजबंदियों की अपेक्षा कुछ मायनों में उनकी दिनचर्या कहीं अधिक कठोर रही होगी। वे गीता की भावना में मगन रहते थे और शायद इसलिए दुखों से ऊपर रहते थे। यही कारण है कि उन्होंने इसके बारे में किसी से कुछ नहीं कहा। समय समय पर मैं इस सोच में डूबा रहता हूँ कि कैसे लोकमान्य ने अपने बहुमूल्य जीवन के 6 लंबे वर्ष इस परिस्थिति में बिताने के लिए विवश होना पड़ा। और हर बार मैंने अपने आप से पूछा, अगर नौजवानों को इतना कष्ट महसूस होता है तो महान लोकमान्य को अपने समय में कितना पीड़ा सहना पड़ा होगा, जिसके विषय में उनके देशवासियों को कुछ भी नहीं पता होगा। जेल की अपनी एक अलग ही दुनिया है, और सभ्य समाज ने जिन विचारों और संस्कारों को स्वीकार किया है वे जेलों में लागू नहीं होते हैं। बंदी जीवन के प्रति अपने आप को अनुकूल बना पाना आसान नहीं है, इसलिए हमें पिछली आदतें छोड़नी होती हैं और फिर भी स्वास्थ्य और फुर्ती बनाए रखनी होती है। सभी तरह के नियमों के आगे नत होना पड़ता है और फिर भी आंतरिक खुशी बनाए रखनी होती है। मानसिक संतुलन अडिग बनाए रखना होता है। केवल लोकमान्य जैसे दार्शनिक ही उस बंदी जीवन की कष्ट और दास्ता के बीच मानसिक संतुलन बनाए रख पाते हैं और गीता भाष्य जैसे विशाल एवं युग निर्माणकारी ग्रंथ की रचना कर सकते हैं। अगर किसी को प्रत्यक्ष अनुभव पाना है तो इतने ज़्यादा प्रतिकूल और दुर्बल बना देने वाले वातावरण में गीता भाष्य जैसे महान ग्रंथ की रचना करने के लिए जितनी प्रबल इच्छा शक्ति, साधना की गहराई एवं सहनशीलता चाहिए, तो उसे जेल में आकर रहना चाहिए। जहाँ तक मेरी अपनी बात है, मैं जितनी ही इस विषय में चिंता करता हूँ उतना ही ज़्यादा मैं उनके प्रति आदर और श्रद्धा में डूब जाता हूँ। आशा करता हूँ कि मेरे देशवासी लोकमान्य की महानता को आंकते हुए इन सभी तथ्यों को भी ध्यान में रखेंगे। जो महापुरुष मधुमेह से पीड़ित होने के बावजूद कारावास को झेलता गया और अपनी समस्त बौद्धिक क्षमता और शक्ति को बनाए रखकर अपनी मातृभूमि के लिए ऐसी अमूल्य भेंट तैयार की, उसे विश्व के महापुरुषों की श्रेणी में प्रथम पंक्ति में रखना चाहिए। आपका सुभाष चंद्र बोस। ये थी सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा लिखा गया पत्र, जो उन्होंने कलेलकर को लिखा था और बताया था कि किस तरह से उस जेल में लोकमान्य तिलक की जो है वह छवि आज भी लोगों को दिखाई पड़ती है।